Hello people, I am Raini and today we are going to study Indian Polity and Governance Part 3 of June to July 2023. So देखते हैं आज हमारे टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. So today we will study about Nari Shakti Vandhan Constitution 106 Amendment Act of 2023. So ये 106 Amendment Act आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब वुमेन को लोकसभा इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस और नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के इलेक्शंस के लिए भी 1/3 सीट्स रिजर्व किए जाएंगे वुमेन में, जो कि पहले सिर्फ पंचायती राज सिस्टम्स में होता था. साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली हेल्ड हो. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हम देखेंगे इलेक्शंस में. फिर पर्सनालिटी राइट्स, मान लीजिए हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, आपके पॉलिटिशियंस हैं, आपके बिग टाइकून्स, बिजनेस टाइकून्स हैं, उनकी पर्सनालिटी राइट्स के बारे में हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट उसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आई है. फिर सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के बारे में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे. सो हमारा पहला टॉपिक है नारी शक्ति वंदन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 106. So this amendment act becomes very important for you. You have to remember this 106 Constitutional Amendment Act क्या कहता है. बहुत बार प्रीलिम्स में हमें क्या होता है कि डायरेक्टली ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द आर्टिकल एंड डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अगर आप PYQ लगाओगे तो आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इस तरह से हमारे पास आए हैं. तो अभी गवर्नमेंट हमारी ये लेके आई है कि देयर विल बी 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा, स्टेट असेंबलीज एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली. सो पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी कि हमें किस तरह से वुमेन रिजर्वेशन लेके आना है. 1/3 वुमेन रिजर्वेशन होना चाहिए इलेक्शंस में, बट एक्चुअली अभी 2023 में हमने देखा कि फाइनली आ गया है. सो लोकसभा में जो आपके इलेक्शंस हैं उसमें जो आर्टिकल कंसर्न है वो है आर्टिकल 330A. सो 330A कहता है कि हमें 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व करने पड़ेंगे वुमेन के लिए अक्रॉस डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स. ठीक है, एंड ये रोटेशनल बेसिस पे होगा. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट 1/3 ऑफ द सीट्स रिजर्व फॉर SC/STs टू वुमेन ऑन अ रोटेटिंग मैनर. सो जो SC/STs के लिए जो सीट्स पहले रिजर्व किए जाते थे वो अब धीरे धीरे हम देखेंगे रोटेटिंग मैनर में वो वुमेन के लिए रिजर्व होने शुरू हो जाएंगे. फिर हम देखेंगे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्टेट असेंबलीज. ऐसे स्टेट असेंबलीज में अंडर आर्टिकल 332 के अंदर रिजर्वेशन होगी और SC/STs के अंदर जो सीट रिजर्व्ड है वो तो वुमेन को मिलेगी ही मिलेगी. मान लीजिए कोई वुमेन कैंडिडेट है जो SC/ST भी है तो उस केस में उनको ये वाला रिजर्वेशन भी मिलेगा और एडिशनली 1/3 सीट्स भी अलोकेटेड रहेंगे वुमेन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर इलेक्शंस. फिर जो हमारा नेशनल कैपिटल है वहाँ पे भी होने वाला है. उसके अंदर कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स? 239AA. सो 239AA विल डिसाइड कि जो नेशनल कैपिटल हमारा है दिल्ली, वहां पर जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वो होने वाले हैं. सो कमेंसमेंट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ न्यू आर्टिकल 334A. ये 334A लाया गया है और ये कहता है कि आफ्टर 70 years ऑफ लॉ इनैक्टमेंट अभी फाइनली ये हमारा रिजर्वेशन आ रहा है. रोटेशन ऑफ सीट्स क्या है? पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन हैज अथॉरिटी टू डिटरमाइन द पीरियोडिक रोटेशन ऑफ सीट्स रिजर्व टू वुमेन आफ्टर ईच सब्सिक्वेंट डीलिमिटेशन. सो डीलिमिटेशन कमीशन जब नहीं बनेगी और फिर उसके अकॉर्डिंग जब इलेक्शंस होंगे सेंसस बताए जाएंगे कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितनी सारी वुमेन है और वहाँ पर कितना ज़्यादा रिजर्वेशन सीट का होना चाहिए. मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी A है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी B है. अब ये दोनों में वुमेन की अगर प्रोपोर्शन डिफरेंट है, SC/STs की वुमेन की प्रोपोर्शन डिफरेंट है, तो वहाँ देखा जाएगा कि कितने सीट्स दिए जाएं वुमेन को उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन. सो हम चाहते क्या है? टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए इस तरह के एक्ट का. कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए वुमेन की. वुमेन को आप लोग ट्रेन करो, नए नए कैपेसिटी बिल्डिंग करवाओ, अवेयरनेस बढ़ाओ और एजुकेशन बढ़ाओ वुमेन का. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल राइट्स के बारे में वुमेन को पता रहना चाहिए. कॉम्बैट जेंडर बेस्ड वायलेंस जो वुमेन के अगेंस्ट इतना ज़्यादा आजकल इंडिया में देखा जा रहा है उसको भी हमें कम करना है. इंटर पार्टी डेमोक्रेसी इंक्रीज करनी है. पार्टी के विद इन हम कैसे इंकरेज करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन हो पॉलिटिक्स में. स्ट्रेंथन वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सपोर्ट वुमेन एजेंसीज, इंगेज यंग वुमेन. ये सारी चीज़ें हमारी अभी की रिक्वायरमेंट है.
और कंक्लूजन क्या कहता है आपका कि द रिजर्वेशन इज एंटिसिपेटेड टू सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू नेशंस डेवलपमेंट particularly for women by addressing underlying socio-economic and political disparities. So इस तरह के जो एक्ट्स हैं वो बहुत वेलकम स्टेप है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और ये हमें लाने चाहिए। और भी नेक्स्ट जो हम आर्टिकल देखने वाले हैं वो है आपका साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है? जब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की इलेक्शंस एक साथ हो जाए। सो इस आर्टिकल में हम देखने वाले हैं कि गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या फायदे हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस के और क्या नुकसान है और क्या ये फीजिबल है एक्चुअली इंडिया में कि नहीं। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या कहता है आपका? सो अभी एक कमेटी बनी है स्टूडेंट्स जिसको हेड कर रहे हैं आपके प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद जी वो इस कमेटी को लेड कर रहे हैं और वहां पे डिसाइड होने वाला है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक्चुअली फीजिबल है कि नहीं इंडिया में। ठीक है, ओवरव्यू द कंसेप्ट रिवॉल्व्स अराउंड लाइंग द इलेक्टोरल। सो हमारा ये कंसेप्ट क्या कहता है कि बोथ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है उनकी इलेक्शन साथ में होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होता था अंटिल 1967 तक क्या होता था ना स्टूडेंट्स की पहले साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव्स के असेंबली के इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। 1967 तक वन पार्टी रूल थी, मोस्टली कांग्रेस ही रूल कर रही थी, तो उस केस में इस तरह के इलेक्शंस होते थे तो ठीक है वो फीजिबल था। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, देयर वाज फ्रीक्वेंट डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज, असेंबली डिसॉल्व करने लग गए, फिर वहाँ के उनके इलेक्शंस की टाइमिंग चेंज हो गई, इसके कारण अब साइमल्टेनियस इलेक्शंस नहीं हो पाते। एडवांटेज क्या कहना चाहता है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शंस लेके आते हैं ना, तो ये जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट हमें कहता है 2018 में कि हमारा जो पैसे हैं बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स जो स्ट्रेन्स हैं वो रिड्यूस हो जाएगी, सिक्योरिटी फोर्सेस, टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फोकस ऑन डेवलपमेंट एक्टिविटीज इंस्टेड ऑफ इलेक्शनरीज। सो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी स्कीम्स हैं वो टाइम इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएंगे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्जी है वो हमारी सही जगह पे फोकस्ड रहेगी, वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में फोकस्ड रहेगी रादर दैन हैविंग इलेक्शंस अगेन एंड अगेन, वो ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में फोकस्ड रहेगी। What are the challenges in holding simultaneous elections? क्या challenges हैं हमारे यहाँ पे? feasibility हमें देखना होगा। ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे अभी अलग अलग जो हमारी जो सेंटर है और जो हमारे स्टेट है दोनों की जो हमारी लाइफ टाइम है वो 5 years का टेन्योर है उनका, बट ये 5 years में भी कभी कभार लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, स्टेट असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन एक साथ कैसे हो सकता है? एक साथ हम इलेक्शंस कैसे कर पाएंगे? फीजिबल नहीं है यहाँ पर, नॉट अलाइन विद फेडरलिज्म। अगर आप फेडरलिज्म की बात करो तो फेडरलिज्म ये कहता है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो हर एक स्टेट्स की अपनी एक क्राइटेरिया, अपनी एक से है। सो आर्टिकल 1 के अधीन हो जाएगा, ये आर्टिकल 1 के अगेंस्ट हो जाएगा विच प्रमोट्स फेडरलिज्म, एंड यहाँ पर पूरा सेंटर एक वो कंसेप्ट आ जाएगा दैट इंडिया इज होल इज वन बॉडी एंड इट्स नॉट द लाइक क्लबिंग ऑफ द स्टेट्स। वैसे इंडिया इज नॉट अ क्लबिंग ऑफ द स्टेट्स एज यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ओनली, बट यहाँ पर हम फेडरलिज्म को भी प्रमोट करते हैं। बहुत बार हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से कहा है कि हमारे जो स्टेट और सेंटर है उनको एक दूसरे की हेल्प से आगे बढ़ना चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म बेनिफिट्स, सो अभी का जो फॉर्म है उसका बेनिफिट यही है ना कि अगर आपको व्यूज एक्सप्रेस करना है, ठीक है, मान लीजिए अभी मेरे स्टेट में इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, आपके स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, फिर नेशनल इलेक्शन चल रहा है, तो हमें अपना जो डेमोक्रेटिक पावर्स है हमारे सिटीजन्स के, उसे हमें यूज करने का मौका मिलता है बार बार। सो इस तरह की बेनिफिट हमें मिलती है। फिर ईवीएम एंड वीवीपैट रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा 10-30 लाख, देखिए 30 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स चाहिए होंगे और 30 लाख आपको वीवीपैट्स चाहिए होंगे, जिसके कारण हम देख रहे हो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, कॉस्ट भी बढ़ने वाला है। फिर इम्पैक्ट ऑफ वोटर्स बिहेवियर, वोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा नेशनली ओरिएंटेड एजेंडास की तरफ जाएंगे और स्टेट एजेंडास को बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कैटर किया जाएगा। इलेक्शंस इश्यूज भी होने वाले हैं, ठीक है, इलेक्शन इश्यूज, स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस ऑफन रिजॉल्व ऑन डिफरेंट इश्यूज एंड साइमल्टेनियस इलेक्शन वोटर्स माइट प्रायोरिटाइज वन सेट ओवर द अदर। तो अलग अलग इश्यूज पे इलेक्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। मान लीजिए नेशन,
हमारी जो सेंटर है वो चाहती है कि वुमेन एम्पावरमेंट हो, वो चाहती है कि फार्मर्स लोगों का उत्थान हो, वो चाहती है डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हो। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट चाहती है सेंट्रल लेवल पे, बट स्टेट लेवल पे उनके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। मान लीजिए तमिलनाडु के अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे कश्मीर के अलग रिक्वायरमेंट्स, हमारे छत्तीसगढ़ के अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर एक टाइम पे इलेक्शंस होगा ना, तो एजेंडा भी कहीं ना कहीं एक नेशनल ओरिएंटेड एजेंडा बन जाएगा, which is not actually good for the state legislature. Diminished accountability. So how can simultaneous election be restored in India? According to recommendation of Law Commission working paper, simultaneous election can be restored through amendment of the Representation of People Act 1912, Rules of Procedure of Lok Sabha State Legislative. A definition may be added to the section of 1951. So जो 19 हमारा RPA 1951 है, उसके अंदर अमेंडमेंट्स लेके आएंगे और फिर साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में बात की जा सकती है। सो हम देखेंगे कुछ अभी कंट्रीज हैं जो कुछ हमारी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज हैं स्टूडेंट्स हमारे? ये साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं, स्वीडन में हो रहे हैं, ब्रिटेन में हो रहे हैं और आपके फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में। तो ये सारे कंट्रीज में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रहे हैं। तो अगर आपके मेंस के आर्टिकल में ये क्वेश्चन आता है और आपसे पूछा जाता है कि क्या साइमल्टेनियस इलेक्शंस पॉसिबल है, तो आप पहले ये बता सकते हो हाँ कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो रही है और इंडिया भी ट्राई कर सकता है अगर वो अपने कॉस्ट को और बाकी की चीज़ों को, जो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज हैं, उनको केटर कर लेगा। सो ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है ये आर्टिकल। सो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इलेक्शंस। सो ये क्या कहना चाहता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज़ करके कैसे हम अपने इलेक्शंस को और भी बेटर कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम देखते हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वाइड स्केल एप्लीकेशंस हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, एजुकेशन, कस्टमर सर्विस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन। ये सारी चीज़ों में आप देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इट हेल्प्स ऑप्टिमाइज एंड प्रोड्यूस प्रोसेसेस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड रोबोटिक्स ऑटोमेशन। सो आपको जब भी एआई पे क्वेश्चन आएगा तो आप ये सारे बेनिफिट्स लिख सकते हो। एग्रीकल्चर में क्या होता है? एआई सिस्टम्स एड इन क्रॉप मॉनिटरिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, पेस्ट डिटेक्शन, yield प्रोटेक्शन एंड फार्म मैनेजमेंट। सो मान लीजिए आप मान लीजिए गन्ने ग्रो कर रहे हो अपने प्लांटेशन में। ठीक है, आप अपने खेत में गन्ने ग्रो कर रहे हो, वहाँ पर आपको अभी पर्टिकुलरली इतना टन्स ऑफ वाटर लग रहा है, आप इतने टन्स ऑफ, मान लीजिए x टन्स ऑफ आप गन्ने उगा रहे हो, आपको y टन्स ऑफ वाटर लग रहा है। बट इसके केस में क्या होगा ना, प्रिसीजन एग्रीकल्चर हो जाएगी, जहाँ पर आपकी फर्टिलाइजर भी कम यूज होगी और आपको वाटर का भी कम यूसेज होगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प करता है इसमें। साइबर सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। Some of the primary constraints of AI system, absence of common sense and conceptual understanding. Obviously, देखिए AI अपने जगह में बहुत अच्छा है, बट क्या ह्यूमंस को AI अभी तक रिप्लेस कर सकता है? एक्चुअली कभी भी नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट एथिकल ऑल्सो। ठीक है, जो ह्यूमन कंसाइंस है, ठीक है, उसको AI कभी भी बीट नहीं कर सकता और हमें कभी भी ह्यूमन कंसाइंस को AI के साथ नहीं चेंज करना चाहिए। इसका एथिकल कंसर्न्स भी है और इसके बहुत सारे कंसर्न्स हैं। Data dependencies and biases. Obviously, when the AI system is there, AI is mostly dependent on data. So data आपका किस तरह से होगा driven, उसी तरह से AI आपके decisions भी लेगा, but human के केस में ऐसा नहीं है। Explanatory limitations. So जो हमारी humans हैं वो लोग actually decide कर सकते हैं कि इस topic का किस तरह का explanation होना चाहिए, ये society को किस तरह से impact करता है। तो societal impact और आपके explanation according to the environment only humans can do. Restricted transfer learning. While explaining a specific task, AI system struggles to apply knowledge to new and unseen domains. Obviously, जहाँ पर ह्यूमन दिमाग लग सकता है, मान लीजिए कोई नया टॉपिक आ गया, ठीक है, तो हमारे पास जितनी भी नॉलेज है अभी, हम उस नॉलेज को यूज़ करके, इन्वायरमेंट को यूज़ करके हम उस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू AI, दे विल बिकम ब्लैंक। एथिकल लीगल कंसिडरेशन, ऑब्वियसली इसका एथिकल कंसिडरेंस बहुत ज़बरदस्त है। डेवलपमेंट ऑफ AI सिस्टम रेजेस एथिकल एंड लीगल कंसर्न्स इंक्लूडिंग प्राइवेसी वायलेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ AI ड्रिवन डिसीजंस एंड पोटेंशियल इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट।
ऑब्वियसली ह्यूमन एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला है एआई डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट भी अलग होने वाली है। अब हम देखने वाले हैं व्हाट इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। AGI is a hypothetical concept of AI system that possesses the ability to understand, learn, and apply knowledge across a wide range of tasks and domain similar to human intelligence. So ये आपका अलग तरह का hypothetical concept of AI system है जहाँ पर आपको human like intelligence आपको मिलेगी। Unlike narrow AI system which are designed to excel at specific tasks, AGI aims to achieve a level of intelligence that surpasses human capabilities and encompasses general reasoning. The development of AGI is considered a significant milestone in AI research as it represents a leap beyond the limitation of current AI systems. अब हम देखते हैं concerns and dangers associated with development and development of AI. तो सुपर ह्यूमन एआई बनने की चांसेस हैं। हमने बहुत सारी मूवीज़ भी देखी है, हमने रोबोट मूवी देखा है जिसमें हमने देखा है कि कैसे रोबोट जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पावर्स दे देते हैं रोबोट के, तो उस केस में क्या होता है, उनको ह्यूमन लाइक टेंडेंसीज उनके अंदर आ जाती है, उनके अंदर फीलिंग्स आ सकती है और वो डोमिनेंस। देखिए ह्यूमन की एक बहुत ही ज़्यादा प्राइम क्वालिटी ये है कि ह्यूमन को हमेशा डोमिनेट करना है। अर्थ को तो ऑलरेडी ह्यूमंस डोमिनेट कर ही रहे हैं, अब दूसरे जो हमारे सोलर सिस्टम में दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसे भी डोमिनेट करने की बात चल रही है ह्यूमंस के बीच में। तो इस तरह से अगर हम सुपर ह्यूमन एआई कंसर्न करते हैं तो कंसर्न इज प्रॉब्ली हाईली इंटेलिजेंस एआई सिस्टम सरपासिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज एंड बिकमिंग डिफिकल्ट टू कंट्रोल। उनको कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। मिलीशियस यूज ऑफ एआई, सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डीप फेक, साइबर अटैक्स, फेक न्यूज़, ये सब के लिए भी जो एआई है उसका यूज़ किया जा सकता है। बायसनेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारे उसके साथ। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, एथिकल कंसिडरेशंस। सो देखिए अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, अगर आपको एथिकल कंसिडरेशंस रखने हैं, उस केस में एआई ब्रीच कर सकता है आपके एथिकल कंसर्न्स को। ठीक है, जो जिस तरह की प्रोग्रामिंग आप डालोगे उसमें एआई का एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है। हमें उन दोनों को बैलेंस लेके चलना है। Importance of public oversights and regulation, ethical and moral consideration, अब public oversight over AI oversight। ठीक है, अगर इलेक्शंस में आप पब्लिक लोगों को बैठाओ और एक एआई सिस्टम को बैठाओ तो क्या आपको बेनिफिट होने वाला है जब एक इंसान बैठेगा। एथिकल एंड मॉरल कंसिडरेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिलने वाली है आपको, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी मिलने वाली है, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखा जाएगा ह्यूमन के बारे, इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ फॉलो होने वाला है अगर हम एक पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। सो पाथ फॉरवर्ड इक्विपिंग इंडिया फॉर एआई प्रोग्रेस, अवेयरनेस एंड एजुकेशन। इंडिया को एआई के पाथ पे जाना है बाकी की कंट्रीज की तरह, बट हमें ये भी देखना होगा कि जो हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बहुत यंग पॉपुलेशन है, तो हमें ये यंग पॉपुलेशन को भी जॉब देनी है। हमें ये यंग पॉपुलेशन को ऐसे ही घूमने नहीं देना है एज लाइक स्ट्रे काउज एंड डॉग्स। इस तरह से हमें अपने जो यंग पॉपुलेशन है उनको अनएम्प्लॉयड नहीं रहने देना है। तो अगर एआई आ जाता है और अवेयरनेस आ जाती है, प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस हो जाता है, तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हमें सोल्यूशन मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। हमें डाटा गवर्न करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंस मिलेगी। कोलैबोरेशन एंड पार्टनरशिप में भी हमें काफ़ी, और एथिकल कंसिडरेशंस भी हमें देखते हुए आगे ये करना होगा। और हमें क्या करना होगा, कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल पार्टनर्स। तो जिस कंट्रीज़ में अभी एआई का बहुत अच्छे से R&D हो चुका है, वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, हम वो सारी कंट्रीज से सीख सकते हैं कि उन लोगों ने एआई का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितने रैशनल लेवल पे यूज़ किया है, उस लेवल पे वो हमें देखना होगा। अब हम देखेंगे पर्सनालिटी राइट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ हो गए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हो गए, जो बिजनेस टाइकून्स हो गए, जैसे हमने पहले भी बात की है, उनके अपने कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो कि दूसरे लोग नहीं यूज़ कर सकते उसके बेनिफिट्स के लिए। और मान लो आपने कुछ यूट्यूब में कंटेंट डाला, ठीक है, या आपने कुछ मूवी बनाई जिसमें आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स दिख रहे हैं,
तो उस पर्सनालिटी ट्रेट्स को आप पिक्चरिंग करके, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके अगर आप फिर से अपना चैनल बनाते हो, उसमें यूज़ करते हो, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप दूसरों की पर्सनालिटी से अपनी मनी मेकिंग कर रहे हो, विच इज़ अगेन अ रॉन्ग थिंग। इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये कहता है, The Delhi High Court has recently granted requests for the protection of personality rights to prevent potential misuse by third parties. So जो third parties आपके personality का अगर misuse करती है, तो वो अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है वो नहीं हो सकता है। Distinctive elements such as name, voice, signature, images or any easily recognizable feature or public feature collectively constitute personality rights. ठीक है, अगर कोई भी पब्लिक फिगर इंसान है, उनकी पब्लिक में बहुत ज़्यादा पहुंच है, जैसे आपके सुपरस्टार्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, बड़े बड़े लोग हो गए, टाटा अंबानी हो गए, तो उनकी आपका नाम हो गया, उनके वॉइस, उनके सिग्नेचर, उनकी इमेज, और अगर ये सारी चीज़ों को अगर आप यूज़ करते हो तो ये बहुत गलत बात है। हमने अभी हाल फिलहाल में ही देखा है कि बहुत जगह जो हमारे अभी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनके वॉइस के कोनोटेशंस को यूज़ किया जा रहा है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ में, और उनको डिपिक्ट किया जा रहा है, उनके इमेज को डिपिक्ट किया जा रहा है। दिस अगेन बिकम्स द पर्सनैलिटी राइट्स की ब्रीच। तो यहाँ पर जब ये ब्रीच ऑफ पावर होगा तो यहाँ पर लोगों को punishment मिलेगी। Several celebrities go a step further by registering certain elements like trademarks, allowing for commercial use. For instance, Usain Bolt iconic bolting or lightning pose is a registered trademark. The underlying principle is that only the owner or creator of that distinctive feature has the exclusive right to derive commercial benefits from them. Obviously, आप एक सेलिब्रिटी हो, आप एक बड़े पब्लिक फिगर हो, तो आपके जो डिस्टिंक्टिव फीचर है वो आपको ही हेल्प करनी चाहिए मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, और अगर आपको वो किसी को ट्रांसफ़र करना है तो वो आपकी सहमति से ट्रांसफ़र होना चाहिए। Trademark defines, the trademark is a recognizable sign capable of distinguishing a good or services of one enterprise from others. So trademarks भी हम लोग देते हैं businesses में, organizations में और individuals में, तो वो ट्रेडमार्क्स भी डिस्टिंग्विश करता है कि कैसे एक इंडिविजुअल का ट्रेडमार्क दूसरे इंडिविजुअल के ट्रेडमार्क से डिफरेंट है। फिर हम देखेंगे राइट ऑफ पब्लिसिटी एंड राइट ऑफ प्राइवेसी। देखिए, राइट ऑफ प्राइवेसी तो आपको पता है, ठीक है। अब राइट ऑफ पब्लिसिटी क्या होता है? मान लीजिए मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, आपने एक इमेज डाली, आपने अपनी एक वीडियो डाली, आप एक बहुत बड़े पर्सनालिटी हो, आपने अपनी एक वीडियो डाली सोशल मीडिया पे, अब आपको बहुत सारे लाइक्स मिले, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। बट सेम वीडियो को अगर क्रॉप करके किसी और इंस्टीट्यूशन ने, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी और यूट्यूब चैनल ने यूज़ कर लिया है और उससे वो मॉनेटरी गेन्स ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये राइट ऑफ पब्लिसिटी में यहाँ पर उन्होंने ब्रीच किया आपका राइट ऑफ पब्लिसिटी को। और राइट ऑफ प्राइवेसी तो आपको सबको पता है कि आप जो भी अपने बारे में दिखाना चाहते हो लोगों को, वही दिखना चाहिए, अदर देन दैट कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। How does the law protect personality rights? Personality rights and the safeguardings are not explicitly stimulated in India's statute, but are inferred to the encompassed with the right of privacy and the right of property. So अलग से हम protection of personality rights नहीं करते थे, अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम right of privacy और right of property के अंदर ही personality rights को लेके आ रहे हैं। बट अभी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लेके आई है, उसमें हम देखते हैं कि personality rights, जो उनका नाम है, जो उनका काम है, जो जिस तरह के उनके फीचर्स हैं, ये सबको प्रोटेक्शन मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिल्ली हाई कोर्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट। जो हमारा पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट है, अगर इंडिपेंडेंस की 75 ईयर्स हो गई तो उनकी जर्नी के भी 75 ईयर्स हो गए, एंड दे एक्ट एज द बैकबोन ऑफ द पार्लियामेंट। The Secretariat plays a crucial role in advertising presiding officers, furnishing information to the members of the parliament and ensuring seamless functioning of legislative process. तो ये सारी काम करने के लिए हमारी जो सेक्रेटेरिएट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हमारी वित्तल भाई पटेल, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है हमारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट को अच्छे से स्टैब्लिश करने के लिए। क्या काम किया है वित्तल भाई पटेल ने? देखिए, इस तरह के पर्सनालिटीज़ के बारे में बहुत बार क्या होता है ना, आपको मेंस में क्वेश्चंस डायरेक्टली आ जाता है कि विट्ठल भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन इन पॉलिटिक्स, विट्ठल भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल, आप क्या लिखना चाहते हो। तो जो पर्सनालिटीज़ न्यूज़ में होते हैं उनके बारे में आपको एक शॉर्ट नोट्स बना लेना चाहिए, क्योंकि उस साल के फिर क्या होता है,
उस साल के 1-2 साल आगे पीछे क्या होता है कि आपके मेंस के इसमें आंसर्स में डायरेक्टली ये पर्सनालिटीज़ का डायरेक्ट जिक्र कर दिया जाता है मेंस आंसर्स में। एडवोकेसी फॉर लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस। In 1925, Vittal Bhai Patel, the inaugural elected Speaker of the Central Assembly, championed the need of separate legislative secretariat to ensure independence, complete with direct control over staff. Promotion of legislative security. Standard of Central Assembly, Bombay. Following the bombing incident by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt, the British administration thought to deploy police officers to control access to the Parliament building. Patel opposed this move and asserted to encroach upon the speaker's authority. तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनके एक्ट में जो भी हुआ है हमारे स्पीकर्स की अथॉरिटी में कुछ भी क्रोचमेंट नहीं आना चाहिए। उसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर रोल ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स। रोल ऑफ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, एक्चुअली जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स हैं उनका क्या काम है? They play a vital role in ensuring transparency, accountability in function of parliamentary bodies. Their primary task is to document and publish speeches, statements and observation made by members of parliament. तो देखिए, जैसे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स जैसा नाम बोलता है वैसा ही उनका काम है। ये रिपोर्टर्स रिपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाइप की जो बॉडीज़ में हमारा जो मीटिंग्स हुआ है उसके बारे में बताते हैं, और डिफरेंट टाइप जो स्पीचेस हैं वो स्पीचेस को पब्लिश करते हैं, स्टेटमेंट्स को पब्लिश करते हैं। Parliamentary reporting in India dates back to 1861, driven by the need for accurate reporters to counter negative impression on the native population. फिर आपका हमारा आता है एक महेश्वर नाथ कौल्स, ठीक है, एक महेश्वर नाथ कौल जी हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी में हमने देखा है। क्या रोल है उनका? Kaul is a lawyer by profession, played a pivotal role in professionalizing the parliament secretary and establishing its standard operating procedures. So Kaul खुद एक lawyer थे, ठीक है, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल वे लेके आए हैं यहाँ पर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की वर्किंग के लिए। His contributions were significant in shaping the India's parliamentary system and ensuring its smooth functioning. Kaul's journey in the world of India politics and government began with the Legislative Assembly in 1937 में इन्होंने अपनी जर्नी शुरू की, और ये खुद एक लॉयर थे। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कॉल का? Assuming leadership of Lok Sabha Secretariat, he was the leader. Established Parliament Research and Reference Services, advocacy for dedicated building. एक डेडिकेटेड बिल्डिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट के लिए, वो भी उन्होंने कहा था। Evolution of simultaneous interpretation service in Lok Sabha. Demand for simultaneous interpretation service existed since the inception of Lok Sabha, but a shortage of trained personnel delayed implementation. Presently, the Parliament Secretariat offers simultaneous interpretation in 22 languages. So आप देख रहे हो 22 लैंग्वेजेस में अभी इंटरप्रिटेशन हो रहा है पार्लियामेंट्री सेक्रेटेरिएट के थ्रू, ठीक है। जो भी वहाँ पर आपके वर्किंग हो रहे हैं आपके लोकसभा में, राज्यसभा में, उसका इंटरप्रिटेशन 22 लैंग्वेजेस में हो रहा है करेंटली। स्ट्रक्चरिंग ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन। सो 2200 लोकसभा एंड 1500 राज्यसभा secretariat offices were organized into 8 services, streamlining their functions and responsibility. Constitutional provisions. The Constitution allows Parliament to regulate the recruitment and condition of service of these secretarial staffs. अब रोल क्या है हमारे सेक्रेटरी जनरल का? कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी एडवाइजर रहेंगे, एडवाइजिंग ऑन हाउस मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। तो एक्चुअली जो हमारी सेक्रेटरी जनरल हैं वो क्या करती हैं? वो जो हमारे स्टैट्यूटरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड एडवाइजेस देती हैं दोनों हाउसेस को, और जो भी हाउस के अंदर मैटर चलता है उसको डील करने के लिए, उसमें एडवाइस देने के लिए काम आती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की भी काम आती है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट। The Speaker of the Lok Sabha advises the Lok Sabha Secretariat, which is an independent entity of the Lok Sabha. Raj Sabha Secretariat. The Raj Sabha Secretariat was established under the provision of Article 98 of the Constitution. Chairman of the Raj Sabha oversees the control of Raj Sabha Secretariat. तो राज्यसभा के जो चेयरमैन है और सुप्रीम कोर्ट राज्यसभा के जो चेयरमैन है और आपके लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो दोनों आपके जो सेक्रेटेरिएट है उसको हेड करते हैं।
फंक्शंस क्या है? प्रोवाइडिंग सेक्रेटेरियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू काउंसिल ऑफ स्टेट्स, प्रोवाइडिंग एमिनिटीज टू राज्यसभा मेंबर्स, serving the various parliamentary committees, preparing research and referral material and bringing out various publications. ये सारा काम है आपका राज्यसभा सेक्रेटेरिएट का. सो यहाँ पर हमारे ये आर्टिकल खत्म होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर्स. दूसरे टॉपिक्स के साथ हम जल्द आएंगे. तब तक आप पढ़ते रहिए. प्रीलिम्स इज वेरी नियर. स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड. थैंक यू.